भाई आतंकवाद जो है वो भारत के लिए हमेशा से एक बहुत ही गंभीर मुद्दा रहा है। पिछले कई दशकों में हमें देखने को मिला है कि हमारे देश में बहुत सारा जान एवं माल का नुकसान हमें झेलना पड़ा इस आतंकवाद के कारण। खास करके अगर हम बात करें 2008 की, तो ये एक बहुत ही भयावह साल हमारे लिए रहा, क्योंकि इस साल में न केवल मुंबई के टेरर अटैक्स हुए बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में हमें बहुत सारे टेरर अटैक्स देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक मामला है अहमदाबाद का। 2008 में अहमदाबाद में 21 सीरियल ब्लास्ट होते हैं एंड इनमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। यहाँ पर गुजरात की एक विशेष अदालत ने इसी मामले में 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। अब क्या है ये पूरा मामला एंड क्या है लीगल प्रोविजंस जिसके तहत यहाँ पर फांसी की सजा सुनाई गई, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही मामले में इतने सारे लोगों को एक ही बार में फांसी की सजा सुनाई गई हो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा एंड बात करते हैं पूरे केस की। देखिए, 26 जुलाई 2008 का दिन था। इस दिन अहमदाबाद, जो कि गुजरात का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, वहां पर 70 मिनट के अंदर यहाँ पर 20 से ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। 21 टोटल बॉम्ब ब्लास्ट थे एंड 56 लोगों की यहाँ पर जान चली जाती है। 240 के आसपास यहाँ पर घायल होते हैं। ऐसे में हमें देखने को मिला कि अहमदाबाद के थोड़ी दूर सूरत नाम का एक शहर और भी है, जहां पर 29 बॉम्ब जो है वो लाइव डिटेक्ट किए गए। यानी कि ये जो बॉम्ब थे अभी ब्लास्ट हुए नहीं थे, समय रहते इन्हें यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया गया एंड इन्हें डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन पूरी कोशिश की गई कि अहमदाबाद की तरह सूरत को भी यहाँ पर दहलाया जाए। दोनों मामलों में यहाँ पर मिलाकर 35 FIR यानी कि 35 FIR यहाँ पे दर्ज की गई, जिनमें से जो 15 थी वो सूरत से जुड़ी हुई थी और 20 FIR जो हुई वो अहमदाबाद के केस में हुई। एक बात और यहाँ पर हमें जानना चाहिए कि यहाँ पर अलग अलग ठिकानों को टारगेट बनाया गया था। जैसे कि अहमदाबाद का जो मेन हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उसे भी टारगेट बनाया गया, या फिर यहाँ पर म्युनिसिपल रन जो हॉस्पिटल है उसे भी यहाँ पर टारगेट बनाया गया। बसेस, कार, साइकिल स्टैंड्स वगैरह वगैरह सबको यहाँ पर टारगेट बनाने की कोशिश की गई। सो बेसिकली जहाँ पर भी आम जनता सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती है वहाँ पर इन्होंने बॉम्ब प्लांट किए। अब ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि जो गुजरात की अदालत है, टोटल 49 कन्विक्ट थे, यानी कि टोटल 49 दोषी थे जिनको यहाँ पर सजा सुनाई गई। उनमें से 38 को यहाँ पर फांसी की सजा सुनाई गई एंड बाकी के जो 11 बचे दोषी हैं उनको यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। साथ ही में इन लोगों के ऊपर फाइन भी इंपोज किया गया। हर व्यक्ति के ऊपर 2.85 लाख रुपीस यानी कि 2,85,000 रुपए का फाइन इंपोज किया गया। ऐसे में जो इंडियन मुजाहिदीन के ये आतंकी हैं, इनके ऊपर क्या क्या कानून लागू होते हैं या कौन से कानूनों के तहत इनको सजा सुनाई गई, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। हमें देखने को मिलता है UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इंडियन पीनल कोड, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये सभी वो कानून हैं जिनके तहत इनके ऊपर धाराएं या मुकदमे चलाए गए। इनमें से हम बात करेंगे जो मेन प्रोविजंस हैं या जो मेन धाराएं हैं जिनके तहत इनको फांसी की सजा सुनाई गई, उनकी हम बात करेंगे। सेक्शन 302 IPC एंड सेक्शन 307 IPC। सेक्शन 302 जो है सजा का प्रावधान है मर्डर के लिए, सेक्शन 307 है यहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, 121 जो है वो वेजिंग वॉर, 121A कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर, 124 सेडिशन एंड UAPA के सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 121 की। सेक्शन 121 यानी कि धारा 121 IPC इंडियन पीनल कोड की क्या कहती है? इट टॉक्स अबाउट वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर कोई भारत सरकार के खिलाफ युद्ध आरंभ करता है या भारत देश के खिलाफ युद्ध आरंभ करता है या फिर युद्ध आरंभ करने की कोशिश करता है या फिर युद्ध आरंभ करने के लिए किसी को प्रेरित करता है, तो उन सभी केसेस में यहां पर माना जाएगा उस व्यक्ति को दोषी ऑफ अटेम्प्ट टू वेज वॉर का। ऐसे में इस व्यक्ति को यहां पर या तो फांसी की सजा दी जा सकती है या मौत की सजा दी जा सकती है या फिर इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ भी दी जा सकती है, और साथ ही साथ में किसी भी मैनर में उसके ऊपर यहां पर फाइन तो लगाया ही जाएगा। यानी कि फांसी की सजा दो या फिर उसको आप इंप्रिजनमेंट इन लाइफ इंप्रिजनमेंट दो, दोनों ही केसेस में उस व्यक्ति के ऊपर यहां पर जो है फाइन तो इंपोज होगा ही होगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 121A की। सेक्शन 121A जो है वो 121 से ही जुड़ा हुआ है। अब हमने क्या कहा, सेक्शन 121 में क्या कहा कि कोई व्यक्ति अगर वेज करता है वॉर, यानी कि भारत के खिलाफ युद्ध शुरू करे या किसी को प्रेरित करे शुरू करने के लिए। सेक्शन 121A बात करता है षड्यंत्र की।
कहता है कि अगर कोई व्यक्ति षड्यंत्र भी बनाता है भारत के खिलाफ युद्ध शुरू करने का, या षड्यंत्र बनाता है किसी को प्रेरित करने का भारत के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए, तो उस षड्यंत्र की भी सजा है। यानी कि कोई कॉन्स्पिरेसी भी रचता है, उसकी भी सजा है। अगर आपने यहां पर किसी ने देखा कि भाई भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है युद्ध शुरू करने की, या युद्ध की जो कॉन्स्पिरेसी रची गई, वहां पर सजा दी जाएगी। सजा क्या होगी, क्या कहता है, हम उसे पढ़ लेते हैं। कह रहा है जी, whoever within और without इंडिया, यानी कि भारत के अंदर रहते हुए या भारत के बाहर होते हुए भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचता है, conspires to commit an offense under section 121 by means of criminal force etc against the central government or any state government shall be punished with the imprisonment for life, यानी कि उसे ताउम्र यानी कि imprisonment for life यहां पर दी जाएगी, और with imprisonment of either description which may extend to 10 years। कहते हैं जी, या तो imprisonment for life या फिर उसे 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही में फाइन तो उसके ऊपर इंपोज किया ही जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी यहां पर ऐड की गई एंड यहां पर स्पष्टीकरण भी दिया गया कि भाई कॉन्स्पिरेसी रचना यानी षड्यंत्र रचना अपने आप में एक अपराध है जिसके तहत यह सजा दी जाएगी। उस कॉन्स्पिरेसी के ऊपर काम हुआ या नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कॉन्स्पिरेसी रच दी यानी षड्यंत्र रचा भारत के खिलाफ, इतना काफी है आपको सजा का यहां पर हकदार बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं इस केस से जुड़ी हुई, क्या इन जो आतंकवादी थे इन्होंने भारत की संप्रभुता के ऊपर हमला किया, क्या इन्होंने भारत की सरकार के खिलाफ यहां पर वेज की वॉर? तो आंसर है हाँ। अगर ये भारत के ऊपर हमला कर रहे हैं, बेसिकली अगर टेरर अटैक हो रहा है तो वो भारत के ऊपर ही हमला हुआ, तो यहाँ पर ये जो दोषी हैं, ये जो आतंकी हैं, वो इन दोनों सेक्शंस में फॉल कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं सेडिशन की, सेक्शन 124A की, देशद्रोह की बेसिकली हम बात करते हैं। बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने वाला ये सेक्शन है। क्या कहता है ये सेक्शन? कहता है जी, whoever by words either spoken or written or by signs or visible representation, यानी कि कोई व्यक्ति अपने शब्दों के द्वारा, बोले गए या लिखे गए शब्द हों या अपने साइंस के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति कोशिश करता है brings or attempts to bring hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life। क्या कह गया कि कोई व्यक्ति अपने शब्दों या फिर अपने बोले या लिखे गए शब्दों या एक्शंस के द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ घृणा या अवमानना या फिर यहां पर डिसअफेक्शन क्रिएट करता है, तो उसको यहां पर देशद्रोह का जो आरोपी पाया जाएगा एंड साथ ही में उसे इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि ताउम्र उसे जेल में रहने की सजा दी जाएगी। टू विच फाइन में बी एडेड, राइट। सो यहां पे क्या कहा गया कि लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी जा सकती है और उसमें फाइन ऐड किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि उसे 3 साल तक की सजा भी दी जा सकती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जरूरी नहीं है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट ही हो, उसे इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स यानी कि 3 साल तक की सजा भी दी जा सकती है एंड इसमें भी फाइन ऐड किया जा सकता है। अब बात करते हैं मर्डर की। मर्डर अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत धारा है, बहुत ही बड़ी धारा है। इसमें हम जो मेन प्रोविजंस हमारे केस से रिलेटेड है उसकी हम बात करेंगे। मैं 2 प्रोविजंस की यहाँ पे बात करूंगा। मर्डर यानी कि किसी व्यक्ति की हत्या करना, इरादतन हत्या करना। अब देखिए, मर्डर यानी कि क्या कहा गया कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इरादतन हत्या कर रहा है तो वो मर्डर का दोषी पाया जाएगा। ऐसे में यह भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, इफ अ पर्सन कमिटिंग द एक्ट knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause the death or such bodily injury as is likely to cause the death, commits such act without excuse of for incurring the risk of causing death, shall be the offender of murder or shall be, उसे आरोपी पाया जाएगा मर्डर का। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जिससे उसे पता है कि सामने वाले की हत्या हो सकती है। अब इन आतंकियों ने यहाँ पर बॉम्ब्स प्लांट किए, इन्हें पता है कि ये बॉम्ब्स ब्लास्ट होंगे एंड ये बॉम्ब्स जो हैं सामने वाले की हत्या कर सकते हैं, तो इन्हें दोषी पाया जाएगा मर्डर का। सो बेसिकली ये इनके ऊपर लागू हो रहा है, फोर्थली इनके ऊपर लागू हो रहा है सेक्शन 300 का फोर्थली, कि भाई ये ऐसा कृत्य कर रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करने का जो कृत्य है वो ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिसकी वजह से सामने यानी कि जो आसपास के लोग हैं उनकी हत्या हो सकती है, तो ये दोषी होंगे मर्डर के। मर्डर की सजा क्या है? 302 में मर्डर की सजा बताई गई है, शैल बी पनिश्ड विद द डेथ और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सो बेसिकली यहाँ पर भी डेथ की सजा का प्रावधान है। सो ये भी इनके ऊपर लगती है क्योंकि इन्होंने मर्डर किया है, इंटेंशन के साथ मर्डर यानी कि जानबूझकर यहाँ पर मर्डर किया है
एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, यानी कि फाइन भी इनके ऊपर लगेगा। फिर आती है जी बात अटेम्प्ट टू मर्डर की। अब देखिए अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो अगर पूरा हो जाए तो आप मर्डर के दोषी हो जाएंगे, यानी कि आप ऐसी कोई कार्य कर रहे हैं या कोई ऐसा एक्शन ले रहे हैं जो कि अगर फुलफिल हो जाता है प्रॉपरली, आपके मंसूबों पे आपका ये एक्शन जो है खरा उतरता है, तो आप जो है किसी की हत्या कर रहे होंगे, मर्डर का आप दोषी पाए जाएंगे। सो बेसिकली ये जो आतंकी थे इन्होंने क्या किया था, सूरत में यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब्स प्लांट किए थे। उन बॉम्ब्स के अगर वो एक्सप्लोड हो जाते तो वहां पर भी ये जो लोग हैं वो मर्डर के आरोपी पाए जाते। हालांकि वो बॉम्ब्स एक्सप्लोड नहीं हुए, मौके पर उनको यहाँ पर डिफ्यूज कर दिया गया, बट इनका जो एक्शन है वो अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब ऐसे में क्या है अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा, कहता है जी पनिश्ड विद द इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। सो बेसिकली क्या है कि यहां पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है अटेम्प्ट टू मर्डर में। अब बात करते हैं यूएपीए की, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसका सेक्शन 15 जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को डिफाइन करता है या टेरर एक्ट्स को डिफाइन करता है। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा एक्ट कर रहा है, ऐसा कृत्य कर रहा है विद द इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन, यानी कि जिसकी वजह से भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो यूनिटी है, भारत की जो इंटीग्रिटी है, या भारत की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, या फिर सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता है, उसके ऊपर हमला हो सके, उसको यहां पर खतरे में डाला जा सके, या फिर भारत के लोगों के मन में एक डर यानी कि टेरर पैदा किया जा सके, तो वो यहां पर टेररिस्ट की एक्टिविटी मानी जाएगी या टेरर एक्टिविटी मानी जाएगी। अब टेरर एक्टिविटी जो है वो कई तरीकों से हो सकती है। उनमें से एक तरीका है यूज ऑफ बॉम्ब्स या फिर यूज ऑफ डायनामाइट्स, यूज ऑफ लीथल वेपन्स, यूज ऑफ पॉइजनस गैसेस एटसेट्रा। अब इन सभी जो साधन है इनका इस्तेमाल करके कहता है कि अगर किसी की डेथ हो रही है या फिर किसी की लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, या फिर भारत में जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं उनकी सप्लाई डिसरप्ट हो रही है, मान लीजिए इन्होंने कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया एंड उस बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए इन्होंने हमारा कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट, मान लीजिए रेलवे की कोई लाइन उड़ा दी, राइट। सो रेलवे की लाइन उड़ाते ही क्या हुआ, हमारी जो सप्लाई थी, जो भी यहाँ पर माल का जो सप्लाई होना था वो यहाँ पर वो अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे में ये जो सारा जो है ये टेररिस्ट एक्टिविटी की जो डेफिनेशन है उसमें फॉल करेगा। साथ ही में कहता है कि द एक्टिविटी इफ कॉजेज डैमेज टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया और दी जैसे कि अब हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही हाई क्वालिटी काउंटरफीट नोट्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि नकली नोट्स इन्होंने हमारे देश में अगर फैला दिए तो वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। अब ऐसे में जो ये टेररिस्ट डेफिनेशन है वो तो हमने पढ़ी, लेकिन इसकी सजा क्या है, कहता है जी पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है जी whosoever commits a terror act shall, if such act has resulted in the death of any person, be punishable with the death or imprisonment for life और and shall also be liable for fine। कहता है कि अगर ऐसा कोई टेरर एक्ट करने से किसी सामने वाले व्यक्ति की, किसी निर्दोष व्यक्ति की या किसी आम जनता के व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो जिसने ये एक्ट किया, जिसने ये टेरर एक्ट किया है, उसे डेथ की सजा दी जा सकती है, यानी कि मौत की सजा दी जा सकती है, या फिर उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट भी यहां पर सजा दी जा सकती है। साथ ही में ये बताया गया कि मान लीजिए किसी ने कोई टेरर एक्ट किया लेकिन उससे यहां पर किसी की मौत नहीं हुई, इन एनी अदर केस, यानी कि किसी की मौत नहीं होती है, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to life imprisonment। यानी कि अगर मान लीजिए किसी टेररिस्ट ने या किसी आतंकवादी ने कोई घटना को अंजाम दिया, अब वो जो घटना है वो सेक्शन 15 की डेफिनेशन में फॉल करती है, लेकिन उससे किसी की मौत नहीं होती है भारत में, तो क्या कहा गया, कहता है जी ऐसे केस में जब किसी की मौत नहीं हो किसी टेरर एक्टिविटी से, तो उसे कम से कम जो है वो 5 साल की सजा तो दी जाएगी, लेकिन ये सजा को आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं एंड साथ ही में उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। सो ये है जी कुछ मेन धाराएं जिनके तहत इन आतंकवादियों को यहां पर फांसी की सजा दी गई। लेकिन अभी तो ये मामला लोअर कोर्ट से उठकर आया है, अभी इसके आगे बहुत कुछ होना बाकी है। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रावधान ये है
कि अगर कोई लोअर कोर्ट यानी कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट या कोई स्पेशल कोर्ट किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा देता है तो उस स्टेट का हाई कोर्ट जो है उसे फर्दर सैंक्शन करेगा, यानी कि उसके ऊपर अपनी मोहर लगाएगा, तभी वो फांसी की सज़ा जो है वो आगे लागू की जा सकती है। सो बेसिकली सरकार की तरफ से अब ये कोशिश रहने वाली है कि हाई कोर्ट जो है इस फांसी की सज़ा के ऊपर अपनी मोहर लगाए, लेकिन एट द सेम टाइम जिन लोगों को ये फांसी की सज़ा मिली है वो भी अभी अपील के लिए अपना जो हक है उनका अपील का उसको यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे एंड वो भी अपना जो हायर कोर्ट्स हैं उनका रुख करेंगे। सो बेसिकली होना तो अभी काफ़ी कुछ है इस केस में, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें पता होना चाहिए कि किन किन धाराओं के तहत इन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही बड़ा मामला है जहां पर 38 लोगों को एक ही बार में फांसी की सज़ा सुना दी जाती है एंड ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। सो आई होप कि आपको यहाँ पर ये पूरा कंसेप्ट समझ आएगा एंड अगर आपकी भी कोई राय है यहाँ पर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या ये फांसी की जो सज़ा दी गई ये सही है या फिर नहीं है। ऐसे में अगली वीडियो में हम फिर एक बार मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।